सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है इतिहास की दुनिया क्लास 10th यानी बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस बुक में जितने भी चैप्टर है, जैसे कि 8 चैप्टर इस बुक में हैं और उस बुक में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम इस वीडियो में जो है लेके आए हुए हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के जो भी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं इस बार, उसको जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही आने वाले जो बीपीएससी के एग्ज़ाम हैं, अगर आप एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं तो आप ये वीडियो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही आने वाले डीएलएड एग्ज़ाम के लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं एससीईआरटी एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़ते होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको यूरोप महादेश में आते हैं। अगला है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो फ्रांस में किस शासक की स्थापना जो है वियना कांग्रेस के माध्यम से किया गया था, तो उर्वो वंश के को। अगला जो है, मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध जो है वो कॉर्बनरी से संबंधित है। अगला जो है वो है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, वो था आपको ऑस्ट्रिया। अगला है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। अगला जो क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी जो थे वो पेशे से क्या थे, तो गैरीबाल्डी पेशे से जो है नाविक थे। अगला जो है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो नेपोलियन ने किया था। अगला जो है, अब यहाँ से हमने जो है शुरुआत से ही, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जालवेरिन एक संस्था थी। तो ये जो है व्यापारियों की एक संस्था थी। जालवेरिन क्या थी, तो एक व्यापारियों की संस्था थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। देखिए, अगर आप कॉपी में नोट डाउन करना चाहे तो आप सीधे क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और सीधे आप जो है आंसर लिख लीजिए। ऑप्शन लिखने का आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। जो फ्रैंकफर्ट की संधि थी वो कब हुई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। हमने डेट भी दे दिया कि अगर आपको डेट के साथ पूछेगा तो 10 मई 1871 में, ठीक है। और जो बुक में है वो आपको डेट नहीं दिया गया है। ये कठिन तपस्या का जो है ये फल है कि यहाँ आपको डेट भी दिखने को मिल रहा है 10 मई 1871, ठीक है। अब देखिए, आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि 10 मई 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो आपको ये भी याद रखना है कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ था। अगला है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जो यूरोप के वासी थे उसके लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा का स्रोत रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान। अगला क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। देखिए, संधि आपको हमेशा याद के रख के जाना पड़ेगा। वियना संधि हो, बहुत सारे संधि है, आप अलग से उस संधियों को पढ़ लीजिएगा। 1829 ईस्वी में एड्रियानोल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो ये आपको तुर्की के साथ हुआ था। और ये सारा के सारा क्वेश्चन जो है आपके किताब में जो है दिया हुआ है, उसी का ये निचोड़ है। आपके ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके किताब का है, तो एक बार आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको पूरे किताब का रिवीजन हो जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले आप इसे ज़रूर पूरा का पूरा देख के याद कर लीजिएगा। देखिए, खाली स्थान है के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ। तो देखिए, एक सेडाउन के युद्ध में, कौन सा युद्ध हुआ था, सेडाउन का युद्ध हुआ था।
और सेडौन का युद्ध जो है कहाँ पे, फ्रांस के साथ हुआ था। ये फ्रांस में है सेडौन के साथ। एक दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जो है जन्म हुआ, वो था आपको जर्मनी। अगला जो है कि सेडावा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो जो सेडावा का युद्ध ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच में हुआ था। तो ऑस्ट्रिया कैसे लिखा हुआ रहेगा, ऑस्ट्रिया जो है आपको ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ये है ये ऑस्ट्रिया, और प्रसा जो ऐसे लिखा हुआ होगा, ऐसे लिखा होगा प्रसा। तो सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये 1866 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगर आपसे पूछ दे कि ऑस्ट्रिया एवं प्रसा का जो युद्ध था वो कब हुआ था, तो ये आपको 1866 ईस्वी में हुआ था। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, ये भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ ये वाला याद रखना है, आपको ये भी डाटा याद रखना है कि 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो किस युग का अंत कर दिया। तो वो था आपको मेटरनिक युग का अंत कर दिया गया। किसका, मेटरनिक युग का अंत हो गया। ठीक है। अगला जो है वेटिकन सिटी, ये वेटिकन लिखा गया, वैसे वेटिकन होता है, ठीक है, वेटिकन होता है, हर्षी दीर्घी होता है। इसमें थोड़ा सा किताब में भी मिस प्रिंट है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे, जो इटली के संघर्ष से बचा रहा। यहाँ पे जो है संघर्ष होगा, क्या होगा, इटली के संघर्ष से क्या हुआ, बचा रहा। इसको भर लीजिएगा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के जो शासक थे ओटो, क्या नाम था, ओटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया। अब हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। जो आसान क्वेश्चन होता है कि हम लोग तुरंत पढ़ लेते हैं, लेकिन जो भारी क्वेश्चन होता है उसको इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि ऐसे क्वेश्चन को ही इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। जो आसान क्वेश्चन है वो आपको ऐसे याद हो जाएगा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए, देखिए यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद कहाँ के शासक, बवेरिया के शासक का नाम था ओटो। क्या था, ओटो को वहाँ का राजा क्या किया, घोषित किया गया। अगला है कि हंगरी की राजधानी कहाँ पे है, तो हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट में है। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 1 का क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको सरकारी बुक का ही निशान यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, BSTPC बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक्स पब्लिक कॉरपोरेशन, ये है इसका बुक का जो है पूरा। अब यहाँ पे मिलान करने के लिए देने वाला है, तो बताना है कि मेजनी जो है कहाँ के थे, तो मेजनी जो थे वो इटली के थे। मेजनी कहाँ के थे, इटली के थे। हीगल क्या थे, तो हीगल एक दार्शनिक व्यक्ति थे। बिस्मार्क जर्मन का चांसलर था, इन्होंने ही रक्त एवं लोह की नीति दी थी। किसकी नीति, रक्त एवं लोह की नीति दी थी। और विक्टर एमुनल जो है एक राजनीतिज्ञ थे। अगर हम बात करेंगे तो मेजनी क्या था, इटली के निवासी थे। हीगल एक दार्शनिक व्यक्ति थे। बिस्मार्क जर्मन का चांसलर था। विक्टर एमुनल एक राजनीतिक थे। आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 मार्क में भी आपको दे सकते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। एक और समूह आता है, समूह अ को समूह ब से मिलाना है। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। हम यहाँ पे पीछे लिख दे रहे हैं वियना सम्मेलन कब हुआ था, आप लोगों को आसान होगा। वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1815 ईस्वी में, इसको याद रखना है। मेटरनिक का पतन कब हुआ, 1848 ईस्वी में। ठीक है। इटली का एकीकरण कब हुआ था, 1871 ईस्वी में। और सेडौन का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। ठीक है। जैसे अभी आपको हम बता दें कि सेडौन का जो हम लोग युद्ध पढ़े वो 1870 ईस्वी में 19 जून को हुआ था। अभी हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो आया था, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि सेडौन का युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति का जन्म हुआ था। तो यानी कि ये जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1870 ईस्वी में। अब तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और मिल गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको समूह देखते हैं कि क्या सब दिया हुआ है। कहता है कोसुथ एवं फ्रांसिस डिक, कोसुथ एवं फ्रांसिस जो क्या थे, वो एक हंगरियन राष्ट्रवादी क्या थे, नेता थे। अब हम बात करेंगे एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में। यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी में। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था,
1863 ईस्वी में। ठीक है, काउंट काबूर की मृत्यु एक एक्स्ट्रा है, 1862 ईस्वी में हुआ था। काउंट काबूर की मृत्यु जो है 1862 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे सीधा इसको लिखना है और इसका जो आंसर होगा आपको ऐसे सीधा करके लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि अभी इसमें हम ऐसे लिखें तो आप लोग भी ऐसे लिखें, जो भी कॉपी में लिखते हैं तो हमेशा क्वेश्चन के सामने ही उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये तो हो गया आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हम इसमें नहीं करा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा समय वीडियो बन जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, बस इसमें हम थोड़ी सी जानकारी लेके आए हुए हैं, आप लोगों को ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। यानी समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीवादी वर्गों द्वारा मजदूरों को लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर रहा। उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधाराओं ने अग्रणी भूमिका निभाई। देखिए, जब 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, उस समय में क्या था कि जो पूंजीपति वर्ग था उनके द्वारा मजदूरों को लगातार क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। शोषण इस स्तर पे हो रहा था कि चरमोत्कर्ष, जिसकी कोई सीमा नहीं है, एकदम हाई स्तर पे जो है उसका शोषण हो रहा था। उस शोषण के विरुद्ध जो भी आवाज़ उठाने वाले लोग थे वो थे समाज एवं वर्ग विहीन जो थे, वो समाज की स्थापना करने के लिए समाजवादी विचारधारा में जो जिनका धारा था, समाजवादी विचारधारा था, उन्होंने अग्रणी भूमिका अदा की थी। ठीक है, ये चीज़ हम आपको बताने के लिए इसमें लिखे थे। दूसरा क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में ही स्टार्ट हो गया। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था, लेकिन इसकी जो भली भांति फलस्वरूप जो इसका जो निकल के आया वो आपको 19वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे कि आप समाजवाद पे अगर क्वेश्चन दे तो आप इस प्रकार से उनमें लिख सकते हैं। एक और टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो है आपको NEP। बहुत बार इसको तो बहुत सारे इसके फुल फॉर्म होते हैं, लेकिन आप लोगों के बुक में दिया हुआ है न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी के बारे में हम लोग थोड़ा 2 लाइन में देखेंगे, फिर हम लोग जो है उसको नीचे ऑब्जेक्टिव में चलेंगे। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं था। लेनिन जो है एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं, बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा राजनीतिक था। कहने का मतलब है कि लेनिन जो है एक सिर्फ स्वप्नदर्शी विचारक ही नहीं, बल्कि एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिक भी था। ट्रॉट्स्की चाहता था, इसलिए 1921 ईस्वी में उन्होंने एक नई नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों में कुछ हद तक समझौता करना पड़ा था, लेकिन वास्तव में पिछले कुछ अनुभवों से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें जो हैं इस प्रकार थी। आपके किताब में दिया हुआ है, आप लोग अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धीरे धीरे मैं इसको जो है बढ़ा दे रहा हूँ। चलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। ये थे इसके सारे गुण। अब हम बात करेंगे अध्याय 2। क्या है? ये है अध्याय 2 के प्रश्न। आपकी किताब में भी होंगे, तो आप जो है ज़रूर इसे, किताब अगर आपके पास है तो उसमें उलट के, अगर नहीं तो कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है, रूस में कृषक, क्या है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861, जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी में। कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में। चलिए इस सब क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगाएंगे, आंसर आप लोगों को पहले दिख रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन एक बार ज़रूर मन से, यानी मुंह से पढ़ें, बोल के पढ़ें, फिर उसका आंसर भी बोलें ताकि आपको याद रहे। अगला है कि यूटोपियन समाजवादी कौन था? यूटोपियन समाजवादी
कौन था? तो यह था एक स्वप्नदर्शी व्यक्ति। क्या थे? एक स्वप्नदर्शी व्यक्ति थे, स्वप्नदर्शी। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि लेनिन एक सिर्फ स्वप्नदर्शी भी नहीं थे, समाजवादी भी थे, उसी तरह यूटोपियन साम्राज्यवादी कौन नहीं था? तो ये एक प्रकार का स्वप्नदर्शी व्यक्ति था, कार्ल मार्क्स नहीं था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। अब लुई क्ला कौन थे? तो लुई क्ला जो थे वो फ्रांस के राजनीतिज्ञ थे। सेठ साइमन कौन थे? तो फ्रांस के थे। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के थे? तो ब्रिटिश के उद्योगपति थे। ठीक है, अगला है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जो है ज़रूर से ज़रूर अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए या अपने दिमाग में छाप दीजिए। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। इसमें टॉल्स्टॉय लिखा हुआ है, लियो यहाँ पे आपको पीछे दिख रहा है, तो आप लिखना है लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, अगला है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले यह रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो रूस में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन करने वाले जो व्यक्ति थे वो आपको थे ट्रॉट्स्की। ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाएंगे, आप लोग जो है इसको नोट डाउन वीडियो रोक के कर सकते हो। अगला है क्वेश्चन कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दे देशों के बीच हुई थी? देखिए, हम आप लोगों को पहले ही बताएं कि आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट संधि है उसको ज़रूर अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। आपका बुक ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, ये बात हमेशा हम जो है आप लोग अपने दिमाग में रखे रहेंगे। आपका बुक ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। बेस्ट विलोटस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ये है आपको रूस और जर्मनी। ठीक है, अगला जो है वो है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति के समय शासक कौन थे? जार निकोलस द्वितीय थे। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ठीक है, नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में क्या हुआ? लागू हुआ, जिसका NEP फुल फॉर्म हुआ। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। रॉबर्ट ओवेन ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स था। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, रूसी क्रांति के समय शासक जार निकोलस, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन, न्यू आर्थिक नीति 1921 ईस्वी, रॉबर्ट ओवेन ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, अगला हम लोग जो मिलान देखते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ दिया हुआ है। दास कैपिटल क्या है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स 1867 ईस्वी में, यानी दास कैपिटल कब लिखा गया? तो 1867 ईस्वी में। किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने। दूसरा है चेका, ये गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था? एक गुप्त पुलिस संगठन था। न्यू आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में, जिसे हम लोग NEP कहते हैं, अभी हम आपको ऊपर बताए हैं, इसको ध्यान में रखना है। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में। अगर डेट की बात करें तो 14 मार्च 1883 ईस्वी में। स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में और लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में। अब देखिए आप लोगों को आंसर कैसे लिखना है, तो आप लोगों को दास कैपिटल ऐसे लिखना है। ठीक है, दास कैपिटल, और उसके सामने जो आंसर निकल के आता है कार्ल मार्क्स, ऐसे आपको सीधा आंसर लिखना है। जैसे चेका लिखना है, ठीक है, तो चेका के सामने ही आपको जो लिखना है गुप्त पुलिस संगठन। न्यू आर्थिक नीति लिखना है तो आपको न्यू आर्थिक नीति करके इसके आगे लेनिन लिखना है। ठीक है, और 1921 लिखना है। इस तरह से आपको कॉपी आज बना लेना है। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन करो। और इससे पहले हमने जो है आप लोगों को पॉलिटी का भी बना दिए हैं, आज हिस्ट्री का बना दिए हैं, फिर आगे जो भी सब्जेक्ट है उस सब का बना देंगे, तो रिवीजन जो है आपको एग्ज़ाम से पहले करने में आसानी हो। कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग 40-45 जो है सही करके एकदम लाएं। अगला जो है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? देखिए, हिंद और चीन, ये आपको हो गया चैप्टर नंबर 3,
इसको याद रखना है। चैप्टर नंबर 3 में हम लोग आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 खत्म हो चुका है। क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो इसमें हो गया कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, बात करेंगे अंकोर वाट का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो आपको कंबोडिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो था वो आपको पुर्तगाल था। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी किसे कहते हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? तो वो है आपको कोलोन। ठीक है, देखिए इन सब क्वेश्चन को हम लेट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये वन लाइनर में है, एक लाइन में आप पढ़ते जाइए, आंसर याद करते जाइए। जैसे कि क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ अवस्थित है? कंबोडिया में अवस्थित है। समय भी नहीं आपको देना है ज़्यादा। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाल थे। जिसमें ईस्वी रहता है तो उसको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा बोलते हैं। तो हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी कहे जाते थे वो आपको कोलोन है। अगला क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था? तो नरोत्तम सिंहानुक जो था वो आपको कंबोडिया का शासक था। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। पुस्तक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम। तो इसके जो लेखक है वो है फान वोई चाओ। अगला क्वेश्चन है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को क्या नाम दिया गया था? तो इसका नाम था हनोई समझौता। क्या नाम था? हनोई समझौता। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रसेल। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निक्सन। अगला क्वेश्चन है कि हुआ का आंदोलन किस प्रकृति का उदाहरण था? तो हुआ का आंदोलन जो है वो आपको क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का अवधारणा था। अगला है कि रिक्त स्थानों को भरे। अब देखिए 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने, इसको याद रखना है, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, क्या याद रखना है? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण किया? अंकोर वाट का निर्माण किया। अब पूछे अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? तो इसका जो मंदिर है वो आपको कंबोडिया में है। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया, जो कहाँ है? कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। अब सवाल है, आपसे पूछ सकता है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम को किस समझौते के तहत 2 भागों में बांट दिया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, तो आपको इस तरह से भी याद रखना है कि जेनेवा समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। उसके बाद है कि हो चिनमिंग का दूसरा नाम क्या था? हो चिनमिंग का दूसरा नाम क्या था? न्यूगन ऑफ क्लॉक। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला है कि दियन वियन फू के युद्ध में, ये सब देखिए वियतनाम चाइनीज सब का नाम ही ऐसा है तो हम आप क्या कर सकते हैं, दियन वियन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। अब जो है ये जो युद्ध हुआ था वो युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध जो है आपको 7 मई 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 7 मई 1954 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो अनामी दल का संस्थापक जॉन गुए आई था। देखिए जॉन गुएन आई नाम ही है इन लोगों को, तो क्या कर सकते हो तुम लोग, अगर खाली स्थान आप लोगों को भरने के लिए दे तो उसको आप छोड़िएगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में भारत में राष्ट्रवाद, ये आपको चैप्टर नंबर 4 आ गया है। भारत में राष्ट्रवाद 8 चैप्टर है, तो आप लोग लगातार बने रहे हमारे चैनल पे
और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। बहुत ही VBI क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो इसका जो स्थापक थे वो थे आपको लाला हरदयाल, और कब किए थे तो 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ था। बहुत ही आसान, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का था। अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्राप्त हुआ। सितंबर 1920 और कलकत्ता। यानी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो आपको तुर्की के समर्थन में जो है शुरू हुआ था, और कब हुआ था तो ये 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह 1930 के दांडी मार्च से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था, पारित हुआ। तो जो पूर्ण स्वराज का मांग है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में शुरुआत हुआ था। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1929 ईस्वी में। इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब और किसने किया था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जो है इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार ने किया था। किसने, KB हेडगेवार ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ये थी बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह जो है आपको 1916 ईस्वी में हुआ था, और मोपला विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे मोपला विद्रोह भी पूछा जा सकता है और रंपा विद्रोह भी पूछा जा सकता है। देखिए ये सब आपके किताब में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो इस सबको आपको पूरे को पूरे रट डालना है, याद कर लेना है, दिमाग में घुसा देना है, कैसी भी तरह आपको याद करना है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से गलती नहीं होना चाहिए। अगला है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के आंदोलन को शुरुआत किया था। क्वेश्चन है कि होम रूल लीग आंदोलन को किसने शुरुआत किया था। तो दो व्यक्ति थे, एक थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरा था एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट, इसको याद रखना है। अगला है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के नेता जो थे वो आपको महात्मा गांधी थे। कौन थे, आपको महात्मा गांधी। उसके बाद कहता है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। सवाल है असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ। तो ये आपको 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है स्थगित हो गया। अगला है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन कौन थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, नाम ही था सर जॉन साइमन। ठीक है। अगला है कि फरवरी 1928 में क्वेश्चन है कि फरवरी 1928 में कौन सा, तो कृषि कर के विरोध में आंदोलन हुआ था। यानी क्वेश्चन है कि कृषि कर विरोध आंदोलन कब हुआ था। तो ये फरवरी 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वो थे आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहता है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। फरवरी 1928 में कृषि कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ।
पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना जो है 1825 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। प्रथम कांग्रेस जो है अधिवेशन कब हुआ, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। क्वेश्चन आएगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल 1936। कहाँ पे? तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना है, लखनऊ। उड़ीसा में 1914 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो खेरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, विद्रोह हुआ था, खोंड विद्रोह, वैसे खोंड विद्रोह कहते हैं इसको, खोंड विद्रोह। ठीक है, उड़ीसा में 1914 ईस्वी में खोंड विद्रोह हुआ था। अगला आप लोग ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट के बारे में, दांडी यात्रा के बारे में, गांधी इरविन समझौता के बारे में और चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो यानी कि जो है दांडी यात्रा हो गया, गांधी इरविन हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, रॉलेट एक्ट छोड़ के ये सभी जो रिलेटेड है वो ज़्यादातर महात्मा गांधी से रिलेटेड है। तो आप लोग जो है महात्मा गांधी के बारे में ज़रूर से ज़रूर उन पढ़ को जाइएगा। अगर आप लोगों को अगर इस प्रकार से जैसे गांधी इरविन समझौता हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, दांडी यात्रा हुआ, तो आपको महात्मा गांधी को नहीं भूलना है। ये आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग महात्मा गांधी को अच्छे तरह से पढ़ के जाइएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा मिला लेते हैं कौन सा कहाँ पे कब हुआ था। तो गांधीवादी चरण कब से कब? 1919 से लेके 1947 ईस्वी तक गांधी युग, जिसे बोलते हैं गांधी चरण कहिए या गांधी युग कहिए, आपको ये भी आ सकता है गांधी युग। 1919 से लेके 1947 ईस्वी तक गांधी युग चला था। उसके बाद चौड़ा चौड़ी हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपको 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। गांधीवादी युग 1919 से लेके 1947, चौड़ा चौड़ी हत्याकांड 5 फरवरी 1922। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष 1885 ईस्वी में बने थे। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। बंगाल विभाजन वापस कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये केरल में हुआ था 1917 ईस्वी में। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए और आपको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन के साथ सामने आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, कहता है स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ये 1770 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। और कब किया था? तो 1815 ईस्वी में किया था। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्प्रिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। कब किया था? तो 1815 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में प्रथम सूती वस्त्र कपड़ों के मिलों की स्थापना कब की गई? यानी सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब की गई? तो 1851 ईस्वी में। और कहाँ किया गया? तो बम्बई में किया। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भारत के किस शहर में सबसे पहले सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा आपको बम्बई। कब की गई? 1851 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं चैप्टर 5। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। अब दूसरा सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में किस शहर में खोला गया? तो 1917 ईस्वी में। आपको दोनों चीज़ याद में रखना है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित किया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो है 1814 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको जमशेद जी टाटा ने
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में टाटा हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रोलिक पावर स्टेशन की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो है 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। सन 1838 ईस्वी में, सन 1838 ईस्वी में डैश 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 में चार्टिस्ट आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो सन 1838 ईस्वी में लंदन में चार्टिस्ट आंदोलन का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। सन ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। तो कब? 1926 ईस्वी में मजदूर संघ का क्या हुआ? अधिनियम पारित हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में आया। ठीक है, 1838 ईस्वी में लंदन में क्या हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन शुरुआत हुआ। 1926 ईस्वी में मजदूर संघ का क्या हुआ? अधिनियम पारित हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानून कब आया? 1948 ईस्वी में आया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन में आपको एक और पूछ सकता है, ILO भी दे सकता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम हुआ। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की को निश्चित किया गया। तो काम के घंटे व मजदूरी को निर्धारित किया। ठीक है, कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो आया उसमें महिलाओं एवं बच्चों के लिए क्या किया गया? काम के घंटे एवं मजदूरी को क्या किया गया? निश्चित किया गया। चलिए अगला को सुमेलित करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सुमेलित किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। स्प्रिंग जेनी जो है वो जेम्स हारग्रीव्स है। फ्लाइंग शटल जो है वो आपको जॉन के है। पावर लूम जो है वो आपको एडमंड कार्टराइट है। वास्प इंजन जेम्स वाट है। और स्प्रिंग म्यूल का सैमुअल क्रॉम्पटन है। इसको आप लोग ध्यान में रखना है, स्प्रिंग म्यूल का। और स्प्रिंग जेनी जो है वो है आपको जेम्स हारग्रीव्स, और स्प्रिंग म्यूल जो है वो आपको सैमुअल क्रॉम्पटन है। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 में क्या है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इकाई 6। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। आपके किताब में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। यानी पहले जो सामंती व्यवस्था था उससे हटकर किस प्रकार की जो है शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो ये है प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ये आपके किताब में दिया हुआ है, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगला है कि अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है। तो अस्थाई कृषि से जो है वह संपत्ति का जमाव संभव है। अगला है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो ये है आपको मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई। अगला है
आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो वो है आपको शहरीकरण। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ रहता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा जो है महानगर में रहता है। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इस ऐसे क्वेश्चनों को जो है गलती नहीं करेंगे। तो हम बात करेंगे कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच चुकी है? क्वेश्चन है 1810 से लेके 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच चुकी है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 40 लाख, और ये 4 गुना इसमें वृद्धि हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 40 लाख। अगला क्वेश्चन है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में प्राथमिक शिक्षा जो है वो आपको 1870 ईस्वी में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा ऐसा सामाजिक वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? वो है आपको मध्यम वर्ग। अगला जो क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का हमेशा शोषण होते रहा? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा हमेशा जो है श्रमिक वर्ग का क्या है, शोषण होते रहा। अगला जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे कि शहरों के विस्तार में भव्य प्रकीर्तियों का निर्माण हुआ है। शहरों के विस्तार में भव्य प्रकीर्तियों का क्या है, निर्माण हुआ है। लंदन भारी संख्या में को आकर्षित करने में सफल रहा। तो किसको सफल रहा? प्रवासी। किसको? प्रवासियों को आकर्षित करने में क्या ये रहा, ये एकदम सफल रहा। ठीक है, यहाँ पे प्रवासी गलत है, तो प्रवासी जो है ऐसे होता है प्रवासी। तो लंदन जो है भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में क्या हुआ, सफल रहा। शहरों में रहने वाले लोग अब जो है बाध्यताओं से सिमट चुका है। क्या हुआ? बाध्यताओं से सिमट चुका है। औद्योगिक कृत देशों में नगरोकृति के प्रति रुझान देखा गया है। जो भी औद्योगिक कृतिक देश है उसमें नगरों के प्रति रुझान को क्या है, देखा गया है। अगला है स्थानीय निकाय के द्वारा निवास एवं आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए थे। के डैश के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए हैं। किसके द्वारा? तो स्थानीय निकाय के द्वारा जो है निवास, आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए हैं। बम्बई को जैसे वाणिज्यिक राजधानी दिया गया है और दिल्ली को जो है प्रशासनिक राजधानी भी घोषित किया गया है। ये भी आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग समूहों को मिलान करेंगे। समूहों को मिलान में है मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड। क्या है? तो ये एक औद्योगिक नगर है। मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड जो है क्या है, तो एक औद्योगिक नगर है। चिकित्सक जो कौन थे? बैरन हॉसमैन एक चिकित्सक थे। प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ये क्या है, ये कहाँ छूट गया? हाँ, तो ये जो है प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था नगर है। बम्बई वाणिज्यिक राजधानी है। बम्बई क्या है? वाणिज्यिक राजधानी है। पेरिस क्या है? एक मध्यम वर्ग है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड जो है एक औद्योगिक नगर है। पेरिस भी एक क्या है? नगर है। बम्बई जो है एक वाणिज्यिक राजधानी है। चिकित्सक जो है बैरन हॉसमैन है और प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था मध्यम वर्ग के लिए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इकाई 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। 19वीं एवं प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार एवं एकीकरण। अगला जो है पहला जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपको, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम।
प्राचीन काल में किस स्थल से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ा क्रांति जो है, बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ये थी आपको औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो ये थी आपको औद्योगिक क्रांति। अगला जो है वो है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर जो है वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ था? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। अगला जो क्वेश्चन है विश्व व्यापार आर्थिक संगठन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? विश्व व्यापार आर्थिक संगठन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फासीवाद नाजीवाद शासन का। फासीवाद और नाजीवाद शासन का ये दोनों अलग हैं, ठीक है, फासीवाद और नाजीवाद, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो भूमंडलीकरण का शुरुआत जो है 1990 के दशक में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। अगला हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स जो है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको आंसर दीजिएगा। अलेक्जेंडर नामक पहला विश्व व्यापार सम्राट सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। जो अलेक्जेंड्रिया नामक जो पहला विश्व बाजार था वो सम्राट सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है 1929 देश से प्रारंभ हुआ। के सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। इसका क्वेश्चन, इसका जवाब और इसका जवाब। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हुए हैं तो आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं आप वीडियो देखे हैं और इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। अगला जो सही मिलान जो है वो है आपको क और ख में से सही मिलान करना है। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में से शुरू हुई। औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरुआत हुआ? इंग्लैंड से शुरुआत हुआ। हिटलर का उदय या जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ, ठीक है। विश्व आर्थिक मंदी कब हुआ? 1929 ईस्वी में हुआ। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1944 ईस्वी में हुआ। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ? 1990 ईस्वी के बाद हुआ। और विश्व बाजार की शुरुआत प्राचीन काल में ही हुआ था, जिसको सिकंदर ने स्थापित किया था, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। विश्व बाजार किसे कहते हैं, औद्योगिक क्रांति और भूमंडलीकरण, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं तो कम से कम औद्योगिक क्रांति और भूमंडलीकरण को ज़रूर आप लोग इतिहास में पढ़ के जाइएगा। अब हम आते हैं आज के वीडियो का लास्ट चैप्टर नंबर 8,
प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला ही क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया का संपादन किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी तो अमृत बाजार पत्रिका ने। अगला जो है 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? मार्को पोलो ने। अगला जो है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। अगला जो है वो है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की जो है छपाई की थी? तो बाइबिल का छपाई किया था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कैक्सटन था। उसके बाद जो है किसने जो है मुद्रण ईश्वर की दी हुई महान देन है? तो यह मार्टिन लूथर का। और एक बार जो है आप लोग शुरू से देख लीजिएगा फिर से। चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।